हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, एंकर हैं और बहुत सारी उनमें खूबियां हैं जो हम उनसे मिलकर जानेंगे। डॉक्टर कलाम ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। और आज दोस्तों हमारे बीच जो मेहमान हैं उन्होंने एक ऐसा ही सपना देखा और उसको साकार करने के लिए उन्होंने अपने जिंदगी के बहुत से साल बिताए। और वो क्या था और उन्होंने क्या किया, आइए उन्हीं से ही जानते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर विकास चौहान जी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, अपना समय दिया। हमारे दर्शकगण आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने जो कहा है सपना, आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं रेडियो द्वारका और इसी के आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये अवसर मुझे मिला। और थोड़ा अगर रिवाइंड किया जाए इस जीवन की रील को, तो वर्ष 1996 में मैंने शुरुआत की दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में। 22 वर्षों का मेरा कार्यकाल रहा दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में, जो मैंने कार्य किया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। मेरे मेंटोर रहे पद्मश्री जवाहरलाल कौल, जो स्वयं भी दृष्टिबाधित है। मेरे पास जो दायित्व दिया गया संस्था द्वारा ऑडियो बुक्स तैयार करने का दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, जो कॉलेजेस में जाते थे, हायर स्टडीज के लिए जाते थे। अपनी आवाज में भी मैंने कुछ ऑडियो बुक्स को तैयार किया है। और जब हमारा 25वां सेलिब्रेशन था तो तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब से भी मेरा मिलना हुआ और उन्होंने उस प्रयास को बड़ा सराहा, किस प्रकार का कार्य हम लोग कर रहे हैं ब्लाइंड के उत्थान के लिए। और यूं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो मेरी आवाज से लाभान्वित हुए या मैं उनके लिए कुछ कर पाया, जो आज अच्छे अच्छे मुकाम पर अपना जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन एक खास जो मुझे बताना मैं जरूरी समझता हूं कि मेरी बुक्स, ऑडियो बुक्स के लिए मेरे पास आती थी और वो आयुषी डबास, जो कि दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी में 48वां रैंक प्राप्त कर वो आज वर्तमान में आईएएस अफसर हैं और उत्तर पश्चिम जिला की वो डीएम के तौर पर कार्य कर रही हैं। और अपने इस 22 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूं तो मैंने अनेकों पुरस्कार लिए हैं, लेकिन इसमें से सबसे मेन जो रहा वो चित्रकूट की संस्था दृष्टि द्वारा लुई ब्रेल कर्मयोगी सम्मान अवार्ड 2020 से मुझे नवाजा गया। वाह, बहुत बहुत मुबारक है उसके लिए आपको। तो आप जिस तरह से ब्लाइंड लोगों के साथ जुड़े और आपने इतना सब कुछ किया, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते हैं कि कोई एक आश्रम बना हुआ है उसके लिए लोग कर रहे हैं, मगर आपने तो उनको पढ़ने में आगे और कितना कहां तक ऊंचाइयों तक पहुंचने में हेल्प करी है। ओह, दिस इज रिमार्केबल। बहुत खूब। तो आप ये बताइए कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या चीज थी जो आप इस फील्ड में आए? आपने ये पढ़ा, खुद आपने पढ़ा होगा ब्रेल लैंग्वेज, फिर आपने ये सब कुछ कार्य किया। देखिए, अपने इस ऑडियो फील्ड के लिए मैंने बाकायदा जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा संस्थान है गवर्नमेंट का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, वहां पर ऑडियो रिफ्रेशर कोर्सेज मैंने किए। और उसके बाद जो ये एक रुझान कहिए या जो एकदम से एक ये मन में आया कि इनके लिए करना है, वो अक्सर क्या होता था कि जब मैं अपने कॉलेज दिनों में कॉलेज से आता था तो उसी बस में ब्लाइंड बच्चे भी ट्रेवल करते थे और जब वो उतरते थे तो वो ढूंढते थे किसी मदद को कि कोई उन्हें मदद करके सड़क क्रॉस करा दे या कर दे। क्योंकि मैं उस संस्थान के नजदीक में ही रहता था तो अक्सर मैंने उन विद्यार्थियों को मदद की उनके भवन तक जाने में। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि आप भैया अंदर आइए, हमारे सर से मिलिए, हमारा हॉस्टल देखिए। तो मैं उनसे कहता था कि कभी समय मिलेगा तो मैं आऊंगा। लेकिन शायद ये विधाता की आप वो आशीर्वाद कहिए या उनका इशारा कहिए कि 1996 में, और देखिए कई बार इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि मेरी जो ज्वाइनिंग उस संस्थान में रही वो 27 जून 1996 की है, जो कि हेलन केलर का जन्मदिन भी होता है। तो तब से मैंने वो यात्रा शुरू की और
आज मुझे वाकई में अपने आप में एक सुकून युतिका जी महसूस होता है कि चाहे मैंने अपनी आवाज के जरिए ऑडियो बुक्स बनाई हूं, चाहे मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधितों के जो सबसे बड़ी संस्था है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, उसमें एज ए साउथ एशिया के इलेक्शन स्क्रूटनियर के काम किया, या वहां पर एज ए अकम्पनिंग पर्सन, एज ए गाइड बनकर मैं साथ गया। मैंने सीखा भी, मैंने अगर हर उनके साथ काम किया तो उनसे सीखा भी। और सबसे बड़ी बात सीखी कि एक विजन नहीं है, नेत्र नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर मोर एबल देन मी। तो विकास जी, ये बात तो सही है, किसी को मरहम देना खुदा से दोस्ती करना है, और आपने तो बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है। तो जैसे कि अभी हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है रिटायरमेंट के बाद, तो आप बहुत नॉलेज है आपको, अपने बहुत पढ़ाई और आपने जिस फील्ड में करी है, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी तारीफ करने के। खैर, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें यह है कि एक रिटायरमेंट तो सबका एक एज वो तो आनी है, तो उसके बाद आदमी अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस रखे, अपने आप को कैसे समझाए, किस काम में लगे, अपने मन को कैसे लगाए, तो आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। देखिए, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि रिटायरमेंट, जिसे हिंदी में सेवानिवृत्ति कहते हैं, वो किसी डिपार्टमेंट से होती है, आपके किसी दायित्व से होती है, लेकिन उसके बाद मेरा ये एक मानना है, आप अपने आप को बिल्कुल भी आइसोलेट फील मत करें, आप अपने अंदर कोई भी स्ट्रेस लेवल मत लाएं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपका सफर शुरू होता है वो असल सफर आपका है कि आपने अब तक जो किया वो एक ड्यूटी समझ लीजिए, या एक कोई नियमावली थी उसके तहत काम किया, लेकिन अब आपने समाज सेवार्थ काम करना है, उन तक पहुंचना है जिन्हें आपकी आवश्यकता है, जो आपकी काबिलियत है उसके माध्यम से। वो तो सब सही है, लेकिन ये सब भी, ये तो उनके लिए जिन्होंने कोई जॉब करी। कई लोग होते हैं बहुत सारे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशन में तो ऑफकोर्स वो तो करते रहेंगे, लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा होता है कि आदमी के पास समय बहुत होता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तब अपना दिल को कैसे लगाएं, अकेलेपन का एहसास ना हो, क्या करें? मैं ये मानता हूं कि हर इंसान के अंदर एक कलाकार छुपा होता है। ये वो समय है जब आप उस कलाकार को बाहर निकाल कर आप उसे पंख दें और उसके माध्यम से औरों के साथ जुड़ें और औरों को उन कला से अवगत कराएं, तो आपको सुकून भी मिलेगा। और आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो शायद रिटायरमेंट से पहले आप उस चीज को नहीं कर पाए, बहुत कई बार आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लेकिन अब वो समय है, अब आप अपनी उस कला को निखार सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ये तो सही कहा आपने कि वाकई में सब समय है अब अपने मन की इच्छाओं को पूरा करें, और मन की इच्छा के साथ साथ ये भी होता है कि आपके शरीर में वो ताकत भी होनी चाहिए, तो हेल्थ को भी मेंटेन करना है, क्योंकि अक्सर होता है लोग एक उम्र के बाद सोचते हैं कि अरे अब क्या करना है, चलो आराम से पलंग पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं सिर्फ, है ना। तो उसके लिए आप हेल्थ के लिए लोग हेल्थ कॉन्शियस रहे, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें, उसके बारे में क्या बताएंगे? किसी ने सही कहा है कि मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। तो सबसे पहले तो इस मन को सुबह प्रातःकालीन, मेरा तो कहना यह है कि स्वच्छंद हवा में छोड़ दें, क्योंकि जब ये मन स्वच्छंद हवा में जाएगा और स्वच्छ माहौल मिलेगा, स्वच्छ विचार आएंगे, तो आपका शरीर अपने आप उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और जब आप उस सुबह के बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी और नए विचार होंगे, तो आप अपने उस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और औरों के लिए आप सपोर्ट बन सकते हैं। ये तो आपने सही कहा, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सुबह की शुरुआत स्वच्छ हवा में की जाए। बिल्कुल ठीक। अब हमने तन की भी बात कर ली, मन की भी बात कर ली, और इस सबको मैनेज करने के लिए और इस सबको अच्छे से जीने के लिए सबसे जरूरी है धन। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि हमको पैसे को कब से मैनेज करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और एक उम्र के बाद जब सारी जिंदगी काम करते रहे हैं तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्मसम्मान एक व्यक्ति का गहना होता है, और जोड़ना हम शुरू करते हैं जब से हम अपने किसी जॉब में जाते हैं या किसी कार्य में जाते हैं, तो जोड़ते हम जरूर हैं। हमें रिटायरमेंट के बाद
चाहे वो जोड़ा हुआ जो हमने रखा है धन वो, या फिर कुछ हम ऐसी सेवा जो हमारे अंदर हम देते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने शायद ये महसूस किया है कि जो चीज मुफ्त दी जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। तो आपका जो टैलेंट है, आप उसके एवज में पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप उस कला को देने के लिए एक सपोर्ट मांग रहे हैं। तो वो नॉमिनल भी हो, नॉमिनल उसको रखें, और जो कोई आपसे जुड़ता है, जो उसे सीखना चाहता है, पाना चाहता है, वो उसको पे भी करेगा, और इससे आपका भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो आपका अर्जित धन है उसमें भी वृद्धि हो। तो ये हमेशा से स्टार्टिंग से आपका मानना है कि उसको मैनेज करना चाहिए। पर ये तो आपने उनके लिए बताया जो जॉब करते हैं, लेकिन अगर जो जॉब नहीं करते हैं, जैसे घर की लेडीज है, ऑफकोर्स हमारे हिंदुस्तान का तो ये एक खासियत है हम सब में कि थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर जोड़ के रखते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो लेडीज होती हैं वो सोचते हैं कि हस्बैंड कमा रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब देखते रहेंगे। तो उनके लिए आप बताइए कि पैसा मैनेज करना और अपने हाथ में भी रखना कितना जरूरी है। देखिए, ज्यादा तो शायद मुझे ज्ञान नहीं है इस चीज का, लेकिन हाँ, क्योंकि हर चीज की शुरुआत कहा जाता है कि घर से होती है, और घर की गृहिणी जो मैं समझता हूं कि शायद जोड़ने में और चीजों को बचाने में बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट होती हैं, उनके पास भी कई कलाएं होती हैं जिसमें वो निपुण होती हैं। आजकल के दौर की अगर मैं बात करूं युतिका जी, तो जैसे क्लाउड किचन चल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हाथ से अच्छा करती हैं, चाहे वो आप तो जानती हैं कि चाहे वो अचार का डालना हो, चाहे किसी तरह की और पापड़ बनाना हो। तो इस तरह की मैं चाहता हूं कि वो रहकर उसको, उस अपनी कला को मारे नहीं, उसको जीवंत रखें, उसको करें, और उसको आजकल तो उनकी मदद करने के लिए मैं समझता हूं हर परिवार में नेक्स्ट जनरेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो लोगों तक पहुंच सकती हैं, और उसके माध्यम से दे कैन अर्न। दैट्स वेरी गुड, आपकी सोच अच्छी है और अपने हमारे दर्शकों को सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आप हमारे दर्शकगण को अगर कोई भी और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैं रेडियो द्वारका के माध्यम से आप जहां तक भी मेरी आवाज जाएगी, पहुंचेगी या संदेश पहुंचेगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि चलो राह में किसी रोते हुए को हंसा दे। ये प्रयास अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुखी इंसान है, क्योंकि आंसू तो हर कोई देता है, लेकिन अगर हम किसी को हंसा दें पल भर के लिए, वो एक बहुत बड़ी दौलत उसके लिए है। खूबी बात कही आपने, बहुत बहुत खूब। तो विकास जी, इसके साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना अपना समय दिया हमको और इतनी अच्छी दिशा भी दिखाई। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद आज समाप्त होता है, और आपसे फिर निवेदन है, अगर आप भी चाहें तो हमारे पास आकर अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी एक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय।